नमस्कार दोस्तों। सभी को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत ने हर क्षेत्र में अपना जो है परचम लहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जो है इसमें मुख्य अतिथि थे। ये मुख्य अतिथि की जो परंपरा है वो 1950 से ही इंडिया में चली आ रही है। एनीवे, हम सभी को पुनः हार्दिक बधाई देते हैं। और हम आज बेसिकली जो चर्चा करेंगे वो एनटीटी के बारे में दो शब्द लास्ट में कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर हमारे पास में अभी एनटीटी को लेकर के है नहीं। आज कई लोगों ने हमसे कई बार जो है गुजारिश की है कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार जो है अनबन के केसेस कोर्ट कचहरों तक पहुंच जाते हैं और स्थिति यहां तक आ जाती है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड से पर मंथ मेंटेनेंस अलाउंस की डिमांड करती है। और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर देती हैं कि हमें अपने हस्बैंड से जो है मेंटेनेंस दिलवाया जाए। ये इंडिया का कानून है। मेंटेनेंस लेने का जो अधिकार है वो केवल वाइफ को है। खुदा न खास्ता हस्बैंड को ऐसा कोई अधिकार हमारे जो लीगल प्रोविजंस हैं उनके तहत अभी तक दिया नहीं गया है। हो सकता है फ्यूचर में हस्बैंड को भी जो है वाइफ से मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाए। एनीवे, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो वाकई में जो है केवल एक दूसरे को तंग करने के लिए फाइल की जाती हैं। जो घरेलू हिंसा का मामला है, दहेज को लेकर के प्रताड़ना है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है और झगड़े होते हैं छोटे मोटे, कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं होते हैं जिसके कारण से हालत मेंटेनेंस तक पे चली जाए। पर एनीवे, चूंकि प्रावधान है तो प्रावधान है। तो कई लोग ये जानना चाहते हैं कि मेंटेनेंस जो है किन परिस्थितियों में और कैसे कैसे मिलना चाहिए। सेक्शन देखिए मित्रों, सीआरपीसी की जो धारा है हमारी, उसके सेक्शन 125 125 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अब इसमें यह है कि किसको कब, वाइफ को किन परिस्थितियों में जो है मेंटेनेंस मिलेगा। तो इसमें चार प्रकार के प्रोविजंस इसमें बेसिकली रखे गए हैं। सबसे पहला जो प्रोविजन है वो है कि यदि वाइफ अपने आप को मेंटेन करने में पूरी तरह से विफल हो रही है, मेंटेन करने में वर्ड है वहां पर, मेंटेन करने में। मेंटेन का मतलब होता है कि वो हैंड टू माउथ जो है आजीविका जी रही है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, वो सी इज ऑन द रोड, उसके पास में 2 जून का जो भोजन है, वो कपड़ा वस्त्र और निवास, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उसकी पूरी नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। अब दूसरा इसमें ये होता है कि उसकी जो अगर लेजिटिमेट चाइल्ड है, लेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब जो वैध संतान है, वैध संतान अगर माइनर है, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, उसको भी मेंटेनेंस का अधिकार है। अवैध संतान अगर हो गई है खुदा न खास्ता, तो अवैध संतान को भी, अगर वो माइनर है या अनमैरिड है चाहे अनमैरिड है, उसको भी मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार होगा। तीसरा इसमें प्रोविजन है कि जो महिला है, वाइफ है, उसके चाहे वो लेजिटिमेट संतान है चाहे वो इलिजिटिमेट संतान है, यानी वैध है चाहे अवैध संतान है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अगर वो किसी प्रकार से फिजिकली या मेंटली अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ फील हो रही है, चाहे उसकी एज कितनी भी क्यों ना हो, तो उस परिस्थिति में जो फिजिकली या मेंटली नॉट कैपेबल है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल चाइल्ड है, उसको भी, चाहे वो माइनर है चाहे मेजर है, उसको भी मेंटेनेंस से प्राप्त करने का अधिकार है। बिकॉज वो जो चाइल्ड है वो भी अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ पा रहा है। चौथा कारण होता है इसमें, जो माइनर लड़की है, उसकी वाइफ की, उसको जब तक वो मेजर नहीं हो जाती है और शादी नहीं हो जाती है, तब तक भी उसको मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें एक क्लॉज जोड़ा हुआ है कि अगर लड़की माइनर है और उसकी शादी भी हो गई है, मगर उसका जो हस्बैंड है वो उस लड़की को, उसकी बच्ची को, यानी वाइफ की जो बेटी है,
उसको मेंटेन करने में हस्बैंड के पास में इतनी आय नहीं है, इतनी इनकम का सोर्स नहीं है कि उसको वो मेंटेन कर सके। तो उस परिस्थिति में उसको भी मेंटेनेंस देने का दायित्व हस्बैंड का होगा, वाइफ के हस्बैंड का होगा, उसकी लड़की के हस्बैंड के लिए तक, क्योंकि वो हस्बैंड की इनकम इतनी नहीं है कि वो उसको मेंटेन कर सके। लास्ट होता है कि वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो मदर है चाहे फादर है, दोनों अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो भी वाइफ के हस्बैंड का दायित्व है कि वो उनकी भी मेंटेनेंस की भरपाई करेगा। तो ये 4 प्रकार के इसमें प्रोविजन जोड़े गए हैं और इनके आधार पर कोर्ट, अब इसमें क्या होता है, कोर्ट इसमें सारी चीजों को देखता है और कोर्ट अपना एक जो मजिस्ट्रेट होते हैं, सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो इसमें अपना फैसला तय करते हैं। एप्लीकेशन की डेट से नॉर्मली ये जो मेंटेनेंस है वो दिया जाता है, जिस दिन से आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, यानी कि जजमेंट की डेट से फाइल किया जाता है, दिया जाएगा। ये नॉर्मली जो प्रोसीजर है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि कितने दिन में दिया जाना चाहिए। तो देखिए, एप्लीकेशन जब फाइल होती है, हमारे सीआरपीसी में प्रावधान है सेक्शन 125 में कि एप्लीकेशन फाइल के 60 डेज के भीतर भीतर नोटिस जारी हो जाते हैं और 60 डेज के भीतर भीतर जो आपके नोटिस जारी हो गए हैं, सपोज करिए नोटिस जो है आज 1 तारीख को नोटिस जारी हुई है, तो अगले 2 महीने के भीतर भीतर मेंटेनेंस जो है वो दे दिया जाएगा। मेंटेनेंस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 60 डेज का प्रावधान इसमें किया हुआ है। तो जिसको लगता है कि मेरे साथ में इंजस्टिस हो रहा है, तो अब 60 डेज में सपोज करिए नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन मूव करवा सकते हो। अपना जो भी एडवोकेट आपने एंगेज कर रखा है उनसे आप स्पेशल अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा करके और केस को एक्सपीडाइट करवा सकते हो। अगर सेशन कोर्ट उसमें सपोज करिए डिले कर रहा है किसी कारण से, डेलिबरेटली आपको लगता है, तो आप जो है उसके ऊपर जो जिला न्यायालय है उसमें भी जा सकते हो, हाई कोर्ट से भी डायरेक्शंस दिलवा सकते हो। ये इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, कभी डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम समझा रहे हैं मेंटेनेंस का, जो वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है, किन प्रोसीजर मिलता है। अब इसमें क्या है कि जो आपका माइनर और मेजर बच्चा है, उसका किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा कि बच्चा मेजर है या माइनर है। तो इसके लिए इंडियन जो मेजोरिटी एक्ट है 1875, उसकी धारा सेक्शन जो 9 है, उसके तहत ये प्रावधान किया हुआ है कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। अब इसमें एक क्लॉज एक्सेप्शन जोड़ा हुआ है कि अगर हस्बैंड ये प्रूव कर देता है कि जो वाइफ है जो मेंटेनेंस मांग रही है वो एडल्ट्री है और कहीं दूसरा जॉब भी कर रही है, सपोज करिए उसको, वो अपने आप को मेंटेन कर पा रही है लेकिन वो तथ्यों को छुपा रही है और वो एडल्ट्री की कंडीशन में आ रही है, तो फिर कोर्ट जो है अपना मेंटेनेंस का जो आदेश ऑलरेडी दिया हुआ है उसको रिव्यू करके और उसको कैंसिल भी कर सकता है। अगर ये चीजें हस्बैंड जो है बाद में सब्सिक्वेंटली प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई हस्बैंड प्रूव कर देता है कोर्ट के सामने कि मेरी वाइफ ने जो मेंटेनेंस मांगा है वो फर्जी मांगा है, वो एडल्ट्री में है, वो अपने आप को मेंटेन कर पा रही है, उसके पास में इतने इनकम के सोर्स है। इवन कुछ दिन पहले ही मैंने अभी राजस्थान उच्च न्यायालय में भी एक केस की सुनवाई हो रही थी, तो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया वहां पर कि कोर्ट का तो यहां तक रुख है आजकल कि उसकी आर्थिक कंडीशन क्या है, जो मेंटेनेंस मांग रही है वाइफ, क्या वो सपोज करिए उसकी पोजीशन बहुत अच्छी रही है कभी किस जमाने में, वो कहीं पार्षद रही है या बार काउंसिल की मेंबर रही है, एग्जीक्यूटिव मेंबर रही है, एडवोकेट है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके पिताजी की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, किराए के घर में वो रह रही है। इसका मतलब किराए घर में रहने का मतलब क्या है कि वो अपने आप को अफोर्ड करने में, अपने आप को मेंटेन करने में वो सक्षम है। पिताजी की इनकम को भी कई बार काउंट कर लिया जाता है कि पिताजी ने उसके खाते में कितने पैसे डाल रखे हैं, कितने नाम की उसकी एफडी कर रखी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो पीएचडी होल्डर कैंडिडेट है तो क्या वो जॉब कर सकती है कि नहीं कर सकती है, या वो जानबूझ करके केवल पति को परेशान करने के लिए जो है मेंटेनेंस मांग रही है। अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी धारी है, बीएड धारी है, प्राइवेट कॉलेज में जाकर के पढ़ा सकती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकती है, नेट पास है, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिलेंगे जो मेंटेनेंस मांग रहे हैं। तो ये केवल जो है पतिदेव को जानबूझ करके और नाजायज तंग करने की भी एक सोची समझी चाल होती है, क्योंकि कई वाइफ्स के जो पेरेंट्स होते हैं बहुत मालामाल होते हैं, बहुत साधन संपन्न होते हैं,
अच्छी लग्जरी गाड़ीज में घूमते हैं, तो फिर उस कंडीशन में पता है कि भाई जो है, जो लड़की है वो जानबूझ करके और अपने पिता की संपत्ति में एंजॉय कर रही है, यानी वो अपने आप को एक तरह से मेंटेन कर पा रही है ना, कुल मिलाकर के प्रैक्टिकल चीज यही है। कानून अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो है वो देखी जानी चाहिए। आजकल जो माननीय न्यायालय है वो ये चीज, इस चीज पर निश्चित रूप से गौर फरमाते हैं। तो आपको, हस्बैंड को इसमें विशेष रूप से तथ्यों के साथ में अपनी चीजें प्रूव करनी होती है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है वाइफ को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं है, निश्चित रूप से वाइफ को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार है, लेकिन नाजायज मेंटेनेंस मांगने का कोई जो है मोरल जो दायित्व है वो नहीं बन पाता है। तो ये है बेसिकली जो मेंटेनेंस को लेकर के सेक्शन जो 125 है उसमें क्या प्रोविजंस किए हुए हैं, तो आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़े हैं वो दिन पर प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि इस प्रकार कोई झगड़े हो ही ना, इसीलिए जो पुलिस भी, फैमिली कोर्ट भी इसके लिए बनी हुए हैं। सबसे पहले समझाइश करते हैं, समझाइश करवा करके अगर गाड़ी पटरी पर बैठ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो फिर ये मेंटेनेंस का इसमें मीडिएशंस की भी व्यवस्था की जाती है, मीडिएटर अपॉइंट किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कई बार कोई चीज कोर्ट से छुपाइए मत, क्योंकि कोर्ट कोई अधिकार है कि वो आपकी एफिडेविट के रूप में आपका इनकम टैक्स रिटर्न को मांग सकता है, आपकी कितनी संपत्ति आपको यू हैव टू डिक्लेयर इट ऑन एफिडेविट। आजकल तो जो है बैंक में सारे डिटेल मिल जाते हैं, इवन लॉकर से लेकर सब चीजों की छानबीन हो जाती है। और अगर आपने झूठा हलफनामा कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया और फिर कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आ गई, तो उसके लिए फिर आपके ऊपर अलग जो सेक्शंस हैं सीआरपीसी के, आईपीसी के, वो और लग जाएंगे। इसलिए कोई चीज छुपाइए मत और नाजायज मेंटेनेंस बिल्कुल मत मांगिए। हाँ, वाकई में आप यदि, इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर सेल्फ, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड टू गिव यू द मेंटेनेंस एंड टू टेक केयर ऑफ यू थ्रू द कोर्ट ओनली। लेकिन कभी भी कानून को हाथ में ना लें, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है, हाँ, कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हो वाइफ को, तो उस कंडीशन में फिर आपके ऊपर अलग धाराएं लग जाती है और आपको सेंटेंस भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकता है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना कभी ना करें। अभी जो है कौन सी, अभी अभी जो एक स्टार्टर जो चलाती थी, सेठ सेठ नाम की, सूचना सेठ, उसने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके और अपने बच्चे को, आपको पता है यूट्यूब चैनल्स में भरा हुआ है ये स्टोरी। तो ऐसा ना करें कृपया, कोर्ट के आदेश की आप पालना करें और तथ्यों के साथ में कोर्ट में आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पेश करें। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि यू आर एलिजिबल फॉर मेंटेनेंस, देन इज द ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड टू गिव यू द मेंटेनेंस थ्रू द कोर्ट ओनली। बट झूठा मेंटेनेंस मत मांगिए, ऊपर वाले से भी डरिए कम से कम जो है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। नाउ एंटिटी, एंटिटी के कैंडिडेट्स के लिए 30 जनवरी की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 30 जनवरी को मैटर आपका डीबी में लगा हुआ है। और अभी कई कैंडिडेट्स ने हमसे ये भी पूछा कि भाई जो है एनसीटी और जम्मू वाले क्या करें। देखिए, मैं तो आपको पहले से भी कहता आ रहा हूं, एनसीटी और जम्मू वालों का टेक्निकल रूप से जो है, जम्मू वालों को भी टेक्निकल रूप से बाहर कर दिया है और एनसीटी को भी टेक्निकल रूप से बाहर कर दिया है। जम्मू वालों को बाहर करने का जो कारण था वो ये था कि आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, दैट वाज द मेन रीजन। बल्कि आपका केस सॉलिड है इसलिए है क्योंकि आपने जिन जम्मू कश्मीर की इंस्टीट्यूट से जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिया हुआ है 2 वर्षीय नर्सरी पाठ्यक्रम का, वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। इसके सर्टिफिकेट एनसीटी से हमारे पास में आ चुके थे, बट आपको डीबी में जाना चाहिए था, आप लोग डीबी में गए नहीं। अभी भी आप डीबी में जा सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जजेज जो है थोड़े, जो डिविजनल बेंच होती है, खंडपीठ होती है, वो ब्रॉड वे में सोचती है। कई बार तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी केसेस को डील कर लिया जाता है। रही बात एनसीटी की, देखिए एनसीटी जो है ये दिल्ली वाला क्षेत्र है। एनसीटी में आपके पास प्राइवेट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन बहुत क्लियर है कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपके पास में होना चाहिए। एनसीटी जो अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद है दिल्ली में, उससे अप्रूव्ड मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास में उसकी डिग्री होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दैट। तो टेक्निकली एनसीटी वाले जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। बट कई कैंडिडेट जो है डीबी में जाना चाहते हैं, तो डीबी में आप तभी जाइए जब आप 10-15 कैंडिडेट अगर एक साथ मिल जाते हो, तो ताकि आपका जो अनावश्यक रूप से खर्चा भी बचेगा और सिंपैथी के बेस पर ये ध्यान में रखते हुए जाइए कि भाई सिंपैथी मिल सकती है हमको, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पाठ्यक्रम तो किया हुआ है, चाहे वो, और वो वैसे देखा जाए तो एक तरह से
कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था जो डिग्री देती है वो कहीं से तो रिकॉग्नाइज होती ही होती है। बिना रिकॉग्नाइजेशन के तो फिर वो डिग्री फर्जी मानी जाएगी। इसलिए आप अपने जहां से आपने डिग्री ली है उनसे पूछिए कि भाई आपने ये जो संस्था चला रखी है उसके पीछे कोई बैकिंग तो होगा, कहीं से तो आपने उसका कोई सर्टिफिकेट लिया होगा, कहीं से मान्यता प्राप्त की होगी। ऐसे थोड़ी घर में बैठ करके और कॉलेज खोल दिया और आपको जो है डिग्री दे दी, इतना तो आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा। तो पहले आप पूछ लीजिए, देख लीजिएगा। और अगर डीबी में 10-15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो केस फाइल कर दीजिए। मैं, जहां तक मेरी बात है, तो मैं केवल आप लोगों से अपना जो एक कोर्ट की जो फीस और कोर्ट का जो खर्चा टाइपिंग वगैरह का आता है, दैट आई विल ओनली, यू हैव टू बियर दैट ओनली। मैं तो आपसे चार्ज नहीं करूंगा, यू हैव टू बियर, आई विल फाइट फॉर यू, दैट्स ऑल दैट आई कैन अश्योर यू। सो आप जो है धैर्य रखें, चिंता न करें। और अभी एनसीटी के लिए एनटीटी का जो दिल्ली से जगह निकली हुई है, आप लोग उसमें फॉर्म भरें, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। वहाँ आपकी जो योग्यताएं हैं वो अल्टीमेटली वहाँ पर भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ही मांगा गया है। 10वीं पास होना चाहिए, हिंदी में आपके पास में 10वीं में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, वो तो सभी का होता है नॉर्मली। सो वहाँ भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। और जहाँ तक डीबी की बात है तो आपको उसके लिए एक बार 10-15 कैंडिडेट आप देख लीजिएगा, और अगर आता है तो वी कैन फाइल। ऑलरेडी डिले बहुत हो चुका है क्योंकि 1-1.5 साल हो गया है सिंगल बेंच से रिजेक्ट हुए आपका मैटर। लेकिन चूंकि जो लोग जीते हैं सिंगल बेंच में उसके खिलाफ सरकार जो है हाई कोर्ट में गई हुई है, तो वो डीबी का मैटर अभी वो भी पेंडिंग है। तो हम उसमें ये प्ली ले सकते हैं कि भाई डीबी का मैटर बाकी कैंडिडेट्स का भी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। जहां तक एनसीटीई वाले कैंडिडेट्स की बात है, देखिएगा सरकार ने डीपीईसी वालों को, जो डीपीईसी जिनके डीपीएसईसी लिखा हुआ है, डीपीएससी लिखा हुआ है, उनको नियुक्ति देने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। ना ईसीसी को दिए हैं और ना ही पीपीटीसी को दिए हैं, ना बाकी किसी को दिए हैं। तो उसके लिए आपको जो है वर्तमान जो नाम चल रहा है डीपीएससी, उसी के आधार पर नियुक्ति दी जा रही है। हाईकोर्ट के फैसला का इंतजार आपको करना होगा। तब तक आपकी जो रिट्स हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जिन लोगों ने रिट्स नहीं लगाई हैं वो भी रिट लगा सकते हैं, क्योंकि कल को सपोज करिए, क्योंकि हमारा वहां पर जो लड़ाई हमारी वो यही है कि ईसीसी है, चाहे डीपीएससी है, चाहे पीपीटीसी है, चाहे एनटीटी है, नाम का अंतर है, बाकी चीज एक ही है। इसलिए कल को हाईकोर्ट में हम लोग इस पॉइंट को लेकर के और जीत जाते हैं तो आपकी रिट जो है आपके काम आ सकती है। दैट्स ऑल, बाकी आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे अगेन, सी यू वेरी सून, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड सर्दी का मौसम है, सावधान रहिएगा। हौसले कभी जो है बुलंदियों से नीचे न आने दें, बल्कि ये सोचिए कि आप जो है उड़ना सीखें, उड़ना, उड़े, अपने अपने जो अरमान हैं, अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप उड़े। फिर कहते हैं कि हम उड़ नहीं सकते, अरे उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, दौड़िए कम से कम। कई लोग कहते हैं कि हम तो दौड़ भी नहीं सकते, अरे भाई दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चलिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आप जो है चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहो सदैव जगत में, चलते रहो निरंतर। कई लोग कहते हैं हम तो चल भी नहीं पाते, भाई चल नहीं पाते तो आप घिसटिए फिर, लेकिन घिसटते घिसटते आप लक्ष्य की ओर जाइए। इसका मतलब सार क्या है? सार गर्भित सार यही है कि आप जो है हौसले अपने कभी भी खोए ना, हौसले अफजाई अपने आप को करते रहें, पॉजिटिव थिंकिंग जारी रखें। और तब तक चाहे आप दौड़े, चाहे आप उड़े, चाहे आप जो है घिसटे, चाहे आप चले, लेकिन तब तक आप जो है घिसटते रहिए जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।